का उससे बड़ा हिस्सा ये है कि पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। मैं ये भी पूछता हूँ कि क्या इस पूरी महफिल में कोई एक भी आदमी या ख्वातीन ऐसी हैं जो मुझे लीगल एडवाइज़र नहीं बनाना चाहती। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश भर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं एनआरसी के खिलाफ, सीएए के खिलाफ और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के खिलाफ, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार अलग अलग तरीके से धमकियां दे रही है, पुलिस धमकियां दे रही है। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो एक के बाद एक आप हर दिन अखबारों में देखते होंगे और टेलीविज़न वगैरह पर सुनते होंगे। लेकिन इस सब के पीछे जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही दिलचस्प भी है। और डेमोक्रेसी में 1947 के बाद, मुल्क की आज़ादी के बाद, ये पहला प्रोटेस्ट है जो इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसमें लेडीज़, विमेन, महिलाओं की का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है। आज मैं बात कर रहा हूं महमूद प्राचा साहब से, जो जाने माने वकील हैं। अब से पहले भी सर आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड में आपका खैर मकदम है, वेलकम है। आप कई जगह उन प्रोटेस्ट में पर्सनली भी मौजूद रहे और जैसा मुझे मालूम है बहुत से लोग आपसे लीगल सपोर्ट, लीगल कानूनी मदद भी ले रहे हैं इस सिलसिले में, और ये बहुत ही कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त आप इन प्रोटेस्ट को, जिसमें आप कानूनी मदद दे रहे हैं मुल्क भर में, आप कहाँ पा रहे हैं, कितना कामयाब है, आगे क्या होगा, क्या आपको लगता है? देखिए, मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि जिन पर्दा नशीन औरतों के बारे में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग ये कहते थे कि वो अपने घरों में भी आज़ाद नहीं हैं, आज वो देश बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सड़कों पे आ गई हैं। तो आरएसएस को और मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि मुस्लिम महिलाओं में कितनी ताकत है और वो कितनी ज़हीन है और कितनी अक्लमंद है। और बड़ी हिम्मत है कि इस तेज़ सर्दी में मुसलसल रातों रात और दिन रात वहाँ पर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो तो एक छोटा सा हिस्सा है हिम्मत का। उसकी हिम्मत का उससे बड़ा हिस्सा ये है कि पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। पुलिस उनको अलग अलग तरीके से, जो आरएसएस के दलाल होते हैं और या आरएसएस के मुखबिर होते हैं या पुलिस के मुखबिर होते हैं, जो इलाकों में तैनात रहते हैं, उनकी साजिशों को भी झेल रही हैं। क्या उनमें कुछ मुस्लिम जो सो कॉल्ड लीडर्स वगैरह थे वो भी उस तरह की हरकतें कर रहे हैं? क्या ज़्यादातर जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं आरएसएस के साथ मिलके मुस्लिम लीडर्स ही हैं और अलग अलग पार्टियों के हैं। कई लोग तो बहुत सारे उसमें एक्सपोज भी हो चुके हैं, शाहीन बाग में भी कई। लेकिन एक बात जो मुझे लीगल एडवाइज़र बनाने की बात कह रहे हो आप, ये हर प्रोटेस्ट में ऐसा ही हो रहा है। जैसा शाहीन बाग, दिल्ली के सारे प्रोटेस्ट में लोग वहाँ मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, फिर वो मुझे यूनानिमसली हाथ खड़ा करके अपना लीगल एडवाइज़र चुनते हैं। और मैं ये भी पूछता हूँ कि क्या इस पूरी महफिल में कोई एक भी आदमी या ख्वातीन ऐसी हैं जो मुझे लीगल एडवाइज़र नहीं बनाना चाहती। तो ऐसा एक भी जगह नहीं हुआ, सब ने यूनानिमसली मुझे लीगल एडवाइज़र बनाया है। उसके बाद मैं उन्हें ये बताता हूँ, पूरी कानून की पूरी पोजीशन बताता हूँ कि किस तरीके से उनका एहतजाज करना शांतिपूर्ण ढंग से पूरी तरह से कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट में हमने यही बात, जो पहली पिटीशन जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से के ओल्ड बॉयज़ की तरफ से लगाई थी, उसमें भी यही बात आई थी, जहां सरकार ने बोला था कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसमें ये वायलेंस करते हैं लोग। तो हमने जो पिटीशन लगाई थी उसमें ये कहा था, उसमें जवाब में जो सॉलिसिटर जनरल थे उनके जवाब में, कि ये सरासर झूठ है, बल्कि पुलिस और जो प्रशासन है और वो अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर इन इतने बड़े स्पॉन्टेनियस और पीसफुल प्रोटेस्ट को, जिसमें करोड़ों लोग सड़कों पर हैं, उसको बदनाम करने के लिए और उसमें कोई ना कोई कमी निकालने के लिए ये वायलेंस खुद ही कराते हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला किया था और ये कहा था कि आपका पूरा राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का और उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बात। दूसरी बात ये कि आप लोग, क्योंकि पूरे मुल्क में ये फैली हुई है ये जो प्रोटेस्ट हैं, इसलिए बेहतर ये रहेगा कि एक आदमी यहाँ से अपॉइंट ना किया जाए सुप्रीम कोर्ट से, वो इतनी सारी जगह पे शायद उतना ध्यान ना दे पाए। तो आप
अलग अलग हाई कोर्ट्स में जाइए और वहाँ के जो चीफ जस्टिस से उन्हें सलाह भी दी कि अगर वो चाहें तो कोई रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें इंक्वायरी कमीशन में अलग अलग स्टेट्स में अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने दिल्ली में पिटीशन डाली और बाद में फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें हमने पुलिस ऑफिसर्स जितने भी हैं और डीएम्स हैं जहाँ पे मौतें हुई हैं 5 डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको नामजद करके ये रिट डाली है कि वजाद हबीबुल्लाह साहब की तरफ से और स्वामी अग्निवेश साहब की तरफ से। उसमें हमारी जो प्रेयर्स हैं वो ये हैं कि एक तो जो भी पुलिस ऑफिसर्स या सरकारी ओहदेदारान ने, डीएम हो उसमें या कोई भी हो, जिन्होंने अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर संविधान की जिसकी उन्होंने शपथ ली है उसके बाहर जाके, कानून के बाहर जाके अगर कोई गोली चलाई है, हत्याएं की हैं गोली चला के, और तो वो एक आम नागरिक जिस प्रकार से अपराध करता है उस प्रकार का ही अपराध होता है, तो उन पे हत्या के मुकदमे चलने चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन पे जो ये घायल किया लोगों को गोली चला के, लाठियाँ बरसा के या पत्थर भी फेंक के उनके खिलाफ उसके भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उसमें भी इनकी ज़ाती जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन पुलिस ऑफिसर्स की और इन सरकारी अफसरों की, उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी से और उनकी तनख्वाहों से उसमें कॉम्पनसेट किया जाए आम जनता को जी। ये अब 27 तारीख को ये पिटीशन फाइनली आ रही है 2 बजे 27 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो यही बात मैं जाके बताता हूँ, सब जगह लीगल एडवाइस देता हूँ कि ये पूरी तरह से लीगल है। और धारा 144 के बारे में भी बताते हैं कि अगर किसी कानून का उल्लंघन होना कहा जा सकता है या सरकार कह सकती है तो वो ये धारा 144 है। और उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट और पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो दबाना, किसी की बोलने की आज़ादी को दबाना, ये 144 का काम नहीं है। तो 144 इन जगहों पे लगाना गैर कानूनी है और नहीं लगानी चाहिए। तो इस हिसाब से भी प्रोटेस्ट जो है लीगल है और जायज़ है। उसके बाद मैं ये भी कहता हूँ, अपना टेलीफोन नंबर देता हूँ मैं सब जगह, और ये बताता हूँ कि जिसको भी पुलिस अगर आके कुछ पूछे तो आपको सीधा यही कहना है कि महमूद प्राचा साहब हमारे लीगल एडवाइज़र हैं और आप उनसे बात कीजिए, हमसे बात ना करें, क्योंकि हम अपने लीगल एडवाइज़र की एडवाइस पे काम कर रहे हैं। तो उसके बाद ये इस बात का सबूत है कि कोई भी पुलिस अधिकारी मुझे फ़ोन नहीं करता या लीगल नोटिस नहीं देता, क्योंकि लीगल नोटिस देगा तो मैं उसको कानूनी जवाब दूंगा। तो उनको भी पता है दिल में अपने कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं महिलाओं के ख़ास तौर पे पूरी तरीके से ये पीसफुल हैं और कानूनी तौर पे सही हैं। इसलिए कोई भी उसमें मुदाखलत या मुझसे कोई भी रिटर्न में आज तक किसी भी पुलिस ऑफिसर ने कोई नोटिस मुझे नहीं दिया। जी। अच्छा, एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया, उससे एक अजीब खौफ है। अच्छा, उसकी पब्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि शायद वो एक खामोशी से लगा दिया, जिसको चाहेंगे उठा लेंगे। ये इसकी क्या है, मतलब लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या इससे डरना चाहिए? आखिर ये ऐसी हालत में, अब से पहले हमने नॉर्थ ईस्ट में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में सुना था, कश्मीर में सुना था, ये दिल्ली जैसे पीसफुल नॉर्मल शहर में, राजधानी में ये क्या आपको ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं लगता? क्या ये बहुत ज़्यादा गैर कानूनी कदम नहीं लगता? क्या है इसके बारे में क्या कि अमित शाह साहब जो हैं इसमें अब बौखला गए हैं सीएए और एनआरसी के इस इशू पे, क्योंकि उनको साफ नज़र आ रहा है कि उनसे गलती तो हो गई है बहुत बड़ी। अब जो उनके दूसरे मिनिस्टर्स हैं जैसे राजनाथ सिंह साहब हैं, उन्होंने परसों, मैंने आज पढ़ा था अखबार में, ये कहा है कि एक भी मुसलमान को हम नहीं नागरिकता जाने देंगे, और मुसलमानों को ख़ास तौर पे वो बोल के बता रहे हैं कि हम उनको, किसी को भी तंग किया जाए मुसलमान को तो वो हमारे पास आए। और रविशंकर प्रसाद सिंह साहब भी ये कह रहे हैं कि जो एनपीआर में जो कॉलम्स हैं मदर फादर के, अपने माता पिता के या वालदेन के जो डेट ऑफ बर्थ और जगह प्लेस ऑफ बर्थ बताने के, वो ऑप्शनल हैं, अगर नहीं भी बने तो कोई बात नहीं। तो ये इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि जो, लेकिन सब इन पे भरोसा कौन करे? ये ज़बानी क्या कहते हैं, कागज़ में कुछ और होता है। लेकिन इस बात का विश्वास ही नहीं रहा ना। विश्वास तो नहीं रहा, लेकिन इस बात की तरफ ये साफ इशारा है कि सरकार के अंदर भी इस मसले पे 2 फाड़ हो चुके हैं। अमित शाह
साहब की गलती को सरकार के दूसरे मंत्री जो हैं शायद उसकी खुल के मुखालफत करने के लिए अब प्रेस के माध्यम से भी बोल रहे हैं। तो ये इसका डेवलपमेंट ये है। मगर विश्वास तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आरएसएस विश्वास करने लायक है ही नहीं, और इनका सबसे बड़ा हथियार झूठ बोलना ही है। तो मगर बात यह है कि ये जितने भी ये जो कानून लागू करना चाहते हैं, हम आपको पहले भी आपके उसमें बता चुके हैं कि ये गैर कानूनी है। और एनपीआर और जहाँ तक एनएसए का सवाल है, हम तो यूपी में जाके लीगल एडवाइज़र, अब कल भी कानपुर में लीगल एडवाइज़र मुझे बनाया गया, वहाँ भी मैंने यही कहा कि जो भी गैरकानूनी काम होगा मेरे ऊपर होगा। और लखनऊ में ये बहुत बड़ी बात है, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं इतने बड़े प्रोटेस्ट की, जहाँ इस किस्म की ज़िद्दी एक तरह से हुकूमत जिसे कहा जा सकता है, होम मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि हम 1 इंच नहीं हटेंगे, आधा इंच नहीं हटेंगे, और प्राइम मिनिस्टर खामोश हैं। सिर्फ उन्होंने बयान दिया रामलीला मैदान में कि इस पर कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन वो मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर खामोश हैं। ऐसी हालत में आपने जिम्मेदारी ली है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको दर्शकों को एक बात और बता दूं, महमूद प्राचा ने पूरे मुल्क में टेररिज्म के इशू पर जिस तरह से हैंडल किया है, कोई वाक़या आपको कहीं नहीं मिलता जो 10 साल पहले आपको या 8 साल पहले सुनने में मिलता था, और रोज़ाना गिरफ्तारियां होती थी। उसके बाद मॉब लिंचिंग के मामले पर भी जिस तरह से आपने कानूनी तौर पर सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया, कानूनी तौर पर हथियार ख़रीदने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए आपने ट्रेनिंग दी, उसके बाद भी हालात निस्बतन बहुत बेहतर लगते हैं। ऐसी हुकूमत के ज़माने में जो एक तरह से ऐसा महसूस होता है कि हम गवाह हैं हम इस चीज़ के कि डेमोक्रेसी से और बिल्कुल हिटलर शाही की तरफ कैसे हुकूमतें जाती हैं। ऐसे हालत में आपने जिम्मेदारी जो ली है, ये बहुत बड़ी बात है। इसे आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? ये एक मुसलसल प्रेशर भी आप पे रहता होगा। ये देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उस हिसाब से मैं, या एनएसए के हिसाब से ये बता रहा था मैं आपको कि उत्तर प्रदेश में तो एनएसए पुलिस के पास पहले ही है जी, पुलिस ही लगा सकती है वहाँ पे एनएसए। तो हम तो इलाहाबाद, लखनऊ और ये कानपुर और दूसरी जगहों पे भी जाके यूपी के कह चुके हैं, सब जगह के हम करा रहे हैं। तो आज तक एनएसए का नोटिस हमें यूपी से भी नहीं मिला जी। दिल्ली में भी एनएसए तो पहले से ही था, लेकिन सरकार के पास ताकत होती है एनएसए की, तो वो पुलिस को दे दिए। अच्छा। तो लेकिन एनएसए लगता कब है? जब पुलिस अपने हाथ खड़े कर दे सिचुएशन से किसी के, अब हमारे बस की नहीं रही नॉर्मल कानून से इसको हैंडल करना, और हम बिल्कुल नाकाम हो गए, तब एनएसए का इस्तेमाल होता है। तो जबकि प्रोटेस्ट पीसफुल है। सुन लीजिए, तो अभी मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस या तो ये तस्लीम कर ले कि हमारे बस की नहीं रही है डकैत और बड़े बड़े क्रिमिनल्स पकड़ना, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, बिल्कुल ताल्लुक नहीं। मैंने आपको अभी बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बात है तो धारा 144 हो सकती है, वो भी गैर कानूनी होगा, मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। एनएसए से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ अमित शाह साहब जो अपने आप को चाणक्य कहलवाना पसंद करते हैं, वो एक चाणक्य और जो रादर वो मैकियावेलियन चाल है उनकी, और जिससे दहशत इनमें फैला सकें, लेकिन प्रोटेस्टर्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है, और कोई वो गैर कानूनी काम कर ही नहीं रहे, तो इसलिए उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये दहशत फैलाने के लिए है, जिसको भी हमने जाके सब जगह वजाहत की है, और जनता इससे डरने वाली नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, महिलाएं आज संविधान की रक्षा करने के लिए सड़कों पे आ गई हैं, तो इससे बहुत बड़ा एक सबक लेना चाहिए सरकार को कि महिलाओं को उतरना पड़ा सड़कों पे, पुरुषों पे उन्होंने गोलियां चलाई। हाँ, ये गोलियां मजबूरी की हालत में जाहिर है। तो महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी समझ के खुद आगे आ गई हैं कि अब उनके ऊपर तो कोई पत्थरबाजी का झूठा इल्जाम भी लगाना नामुमकिन है। तो ये समझना चाहिए देश की जनता। साहब, मुझे एक पत्रकार ने बताया पिछले दिनों जंतर मंतर पर पुलिस बैरिकेड्स के बीच में कुछ पत्थर पड़े हुए थे। ऐसा लगता था शायद पुलिस वाले तैयारी कर रहे हैं कि हम पत्थर भी फेंकने पड़ेंगे तो फेंकेंगे, और इस किस्म की वीडियोस पहले आ चुकी हैं। जब पुलिस की नीयत इतनी ख़राब हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से आप किस को समझाएंगे? इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि जो पुलिस की जो जनरल ऑफिसर्स हैं वो सारे ऐसे नहीं हैं, वो बहुत दबाव में खुद भी इंटरनली, और कई लोग हमें फ़ोन करके बताते भी हैं कि हम लोग क्या करें, हमारी नौकरी पे खतरा आ जाएगा, ये गलत ऑर्डर्स हमें ऊपर से दिए जा रहे हैं, हमारा खुद दिल नहीं मानता इस तरह से गोली चलाने का, या लेकिन वो तो राजनीतिक दबाव है, हर एक इंस्टीट्यूशन को इन्होंने दबा रखा है। और अपने लोग जो
इस तरह के हैं जो इस तरह के गैरकानूनी काम करने को तैयार हो जाएंगे, ऐसे लोग तैनात कर रहे हैं जी। तो ज़्यादातर ऐसे लोग करप्ट होते हैं, इसमें भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होती। और ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हो या सरकारी अफसर हो, उनको सबको साइड लाइन नहीं रखा जाता है, वो क्योंकि संविधान से चलेंगे। और वो कभी भी, हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमारे बहुत सारे ईमानदार जो IAS ऑफिसर्स जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो हमारे क्लाइंट हैं बहुत सारे। वो कहते हैं कि जो आदमी करप्ट नहीं होगा उसको, अब एक टर्म है यहाँ पे वेट और ड्राई पोस्टिंग, अच्छा। उसका क्या मतलब होता है? malaईदार पद जिसको कहा जाता है। तो malaईदार पद पे तो कोई करप्ट आदमी ही जाएगा। ईमानदार आदमी तो malaईदार पद पे रह ही नहीं सकता, वो तो इसीलिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में जाते हैं और इन जगहों पे ईमानदार अफसर रहते हैं। तो इस प्रकार से ये करप्शन को बढ़ावा देके ही ये सरकार इस प्रकार के जुल्म पब्लिक से करा पा रही है। लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है। जनता जो है वो जाग चुकी है पूरी तरीके से, और ये जो है मनुस्मृति लागू करने का, जैसा मैं आपको आज दोहराऊंगा नहीं वो सब बातें, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि SC ST और OBC के खिलाफ ज़्यादा है, और वो सब लोग इस बात को जान चुके हैं और इसके लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। तो मुस्लिम से भी ज़्यादा SC ST OBC सड़कों पर हैं इस वक्त। मैं उसी पर आने वाला था कि भीम आर्मी जिस तरह से मजबूती से, चंद्रशेखर आज़ाद साहब जेल भी गए, उसके बाद आने के बाद मजबूती से वो इन प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। आपके साथ वहाँ भी नज़र आए थे, शाहीन बाग में भी। वो उससे कितना आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है इस प्रोटेस्ट को? उसमें कितना क्या लगता है कि वो और मजबूती से आगे बढ़ेंगे? दलित और मुस्लिम, और अब तो मुस्लिम की बात ही नहीं रही, सभी मज़हब के लोग आ रहे हैं, तो उससे आपको क्या लगता है कि कितना? और देखिए 99% जो भारतीय हैं, यही चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने और हमने जाके जामा मस्जिद पे यही एक बात जो कही थी वहाँ से कि ये मुसलमानों से भी ज़्यादा SC ST और OBC और दूसरी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है। तो पंजाब में आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वहाँ से पंजाब से लोग तो शाहीन बाग भी आ रहे हैं, सिख लोग भी आ रहे हैं, काफ़ी लोग, तो क्रिश्चियन लोग भी आ रहे हैं, सब लोग इसमें एक साथ मिल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये इसमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जो इनका एक मुल्क में जो इन्होंने लूट मचा रखी है, उससे डाइवर्ट करने का जो ध्यान अटेम्प्ट था, कोशिश था, वो पूरी तरीके से फेल हो गई है इनकी। इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं अब, और बौखला के ही जो योगी साहब हैं इस प्रकार की बदतमीज़ी का भाषा, जिसमें बदला लूँगा और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो, तो इस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। बात आखिर में ये बता दीजिए कि क्या कोई लीगल सपोर्ट के लिए कोई आपने नंबर, कोई चीज़ आपने ऐसी की हुई है कि अगर लोग परेशान हो किसी भी प्रोटेस्ट में, कहीं आपके किसी ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं? कोई ऐसा कोई सिस्टम? हम तो हर जगह से ये ऐलान कर ही रहे हैं कि हमारा जो ऑफिस का नंबर है उस पर कांटेक्ट करें, कहीं भी किसी को कोई परेशानी होती है, और भी किसी जगह अगर हमें किसी भी भारत के हिस्से में लीगल एडवाइज़र बनाना हो तो हम ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है। कहीं भी किसी को भी तकलीफ़ हो रही है तो हमारा नंबर तो आसान है बहुत, दिल्ली का नंबर है, इसलिए 011 पहले लगाना पड़ेगा, और उसके बाद 41 40 40 40, ये बहुत ही 41 40 40 40। बहुत ही काम की बात है ये, क्योंकि मुझसे अक्सर कभी कमेंट्स में लोग लिखते हैं या फ़ोन करके मालूम करते हैं, इसीलिए मैंने आपसे वो नंबर कहलवा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये लीगल एडवाइस की बात आपने कही है वो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, बहुत ही मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप मुसलसल सफ़र में और इन सब जगहों पर थके हुए महसूस हो रहे हैं, लेकिन आपके इरादे बहुत ही मजबूत नज़र आ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो आपकी कोशिशें हैं वो ज़रूर कामयाब होंगी। बेशक हुकूमत बहुत सख्ती से और ज़िद पे अटकी हुई लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में आम लोगों के हाथ में ही ताकत होती है, जिसका मैं समझता हूँ उसी के ज़रिए देश आगे बढ़ सकता है। कोई और बात कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं इसीलिए ये कह रहा था कि मेरा ट्विटर अकाउंट भी है, वो आप दिखा देंगे तो उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं उस पर हिदायत देता रहता हूँ किस तरीके से इनमें इन मुसीबत भरे हालात में से कैसे निकलना चाहिए, और अपडेट्स भी मैं उस पर देने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी होता है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।